हेलो स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके पहले वाले पार्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हो चुका है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि घन और घनाभ, शंख, बेलन, गोला, अर्धगोला कि इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं, आयतन क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है, कुल लंबाई क्या होती है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। ये चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे 9th में चाहे 8th में, कोई किसी भी क्लास में हो, तो इस हमारे चैप्टर को देख लीजिएगा। ठीक, देखिए अब बात करते हैं घनाभ। ठीक, घनाभ होता क्या है, घनाभ की पहले डिफिनीशन जान लेते हैं। घनाभ की डिफिनीशन क्या होती है कि 6 आयताकार आकृतियों से, ऐसे 6 आयताकार आकृतियों से घिरे बंद आकृति को क्या कहा जाता है, घनाभ कहा जाता है। जैसे हमारे पास एक घनाभ है, ठीक, अब देख रहे होंगे इसमें एक आयताकार ऊपर है, एक आयताकार इसके नीचे है, 2 आयताकार हुए, एक आयताकार यहाँ से लेके यहाँ तक एक, इसके पीछे भी एक सामने, एक यहाँ, तो 6 आयताकार आप दिखाई दे रहा हो। 6 आयताकार को जोड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो ये हमारी कौन सी शेप हो जाएगी, घनाभ की हो जाएगी। तो अगर बात करें इसमें फलक कितने हैं, तो आप जितने पृष्ठीय भाग हैं वही हमारे क्या है, फलक है। जिसके ऊपर ऊपर हम क्या कर सकें, पेंट कर सकें, वही हमारे पृष्ठीय भाग होते हैं। जैसे 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5 और 6। ठीक, अब इसमें बात करें कार्नर, कोने कितने हैं, तो आप देख रहे हो एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, 4 कोने ऊपर हैं, तो 4 कोने हमारे कितने होंगे, नीचे भी होंगे, यानी हमारे पास कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। अब कोर की बात करें तो जो 2 पृष्ठीय भाग को जोड़ रहा है, 2 फलक को जोड़ने का काम कर रहा है, वही हमारा क्या है, कोर है। इसी को क्या कहा जाता है, भुजा भी कहा जाता है। तो ये कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक, जैसे यहाँ हमारे फलक कितने हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे, और कोना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कोर हमारी भुजा कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं कि ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही जान लेते हैं पहले, क्योंकि इसकी एक फलक ऊपर है, एक फलक नीचे, एक फलक यहाँ, एक फलक यानी 6 फलक है। 6 फलकों को अगर 6 आयत है, 6 फलक के क्षेत्रफल को अगर हम निकाल लें, 6 आयत के क्षेत्रफल को निकाल लें, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मान लेते एक आयताकार यहाँ, एक आयताकार ऐसे बना हुआ है। ठीक, आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, तो ऐसे इसका भी निकालेंगे, यहाँ से लेके एक आयत यहाँ बना हुआ है, जो क्या हम मान रखते हैं इसकी लंबाई l है, इसकी हाइट ऊंचाई कितना है, h है, तो इसकी क्षेत्रफल हो जाएगी लंबाई गुणा में हमारा क्या है, यानी कि l इंटू में h। अगर इसकी सामने वाली आयत का क्षेत्रफल l इंटू h है, तो इसके पीछे भी हूबहू ऐसी आकृति बनेगी, उसका भी हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, l इंटू h। अब देखिएगा यहां से लेके ए वाली त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसकी चौड़ाई है b, इसकी ऊंचाई है h, तो इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो चौड़ाई गुणा में क्या, ऊंचाई, यानी कि b इंटू हमारा हो जाएगा h। ठीक, अब यहाँ अगर s का क्षेत्रफल यहाँ है, तो इसके पीछे भी यानी कि यहाँ भी हमारा वही क्षेत्रफल होगा, तो यानी हो जाएगा b इंटू में क्या, h। ठीक, आप देख रहे होंगे एक आयताकार यहाँ बन रहा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हमारी हो जाएगी क्या, l इंटू में b। अब ऐसे एक आकृति ऊपर भी होगा, यानी कि l इंटू में b। ठीक, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें किसकी, घनाभ की, तो इसे सबकी जितने आयत हों सभी का क्षेत्रफल निकाल दें, वही हमारी क्या हो जाएगी, घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देख रहे होंगे ये दोनों समान दिखाई दे रहे हैं आपको, तो हो जाएगा l h दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2lh, इसको जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 2bh, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2lb, यही होगा। तो इस सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या हो जाता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो हो जाएगा यहाँ हमारा 2lh प्लस 2bh प्लस 2lb। अब इसमें जो कॉमन हो रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन हमारा कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, बचेगा क्या, lh प्लस bh प्लस का क्या, lb। यही हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब जो चारों दीवारों को आप जोड़ दीजिए, ठीक, और ऊपर जैसे सपोर्टेड है ना,
ए है घनाभ। तो इसके चारों पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों को आप जोड़ दीजिए और ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे एक मकान है, घनाभाकार मकान है, उसकी छत और भूमि को छोड़ दीजिए और जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा वही हमारा क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखिएगा यहाँ आपके पास घनाभ है, ये नीचे वाला पृष्ठीय भूमि है, ये ऊपर आपका छत है, इसको इसी पार्ट को आप छोड़ दीजिए। ठीक, जब इस पार्ट को आप छोड़ देंगे तो जो पार्ट आपका बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब तो बात करते हैं इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे और ऊपर के क्षेत्रफल को घटा देंगे, किसमें से, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से। तो जो क्षेत्रफल आएगा वही हमारे चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो इसका क्षेत्रफल देख रहे हो यल इंटू बी, इसके ऊपर का भी क्षेत्रफल होगा यल इंटू बी, यानी कि अगर 2lb को घटा दे किसमें से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, तो हमारा जो निकल के आएगा क्या आएगा, इसमें से 2lb घटा दीजिए तो 2lb से 2lb क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या हमारा 2lh प्लस 2bh, यही बचेगा ना, 2lh प्लस 2bh। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, h कॉमन हो रहा है, तो बचेगा क्या हमारा l प्लस में b बचेगा, यही हमारा घनाभ का क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं घनाभ की कुल लंबाई क्या होती है। जैसे जब हम क्या घनाभ को एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि 12 भुजाओं की क्या बन जाएगी, 12 भुजा की लंबाई बन जाएगी। जब 12 भुजा की लंबाई बन जाएगी, इसको जिस जिस नाम से माने रहते हैं उसी मान को हम क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। जैसे इसकी कुल लंबाई कैसे निकालेंगे, देख रहे हैं इसमें 1l है, 2l है, 3 4, यानी कि 4 हमारी क्या है, लंबाई है, और हमारे पास 4 ऊंचाई है, 1 2 3 एंड 4 भी हमारे पास क्या ऊंचाई है, और 4 क्या है, चौड़ाई है। ठीक, अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन हो रहा है, 4 हो जाएगा, l प्लस में h प्लस में b बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ की कुल लंबाई हो जाएगी। अब बात करते हैं घनाभ का विकर्ण क्या होगा, है ना। तो घनाभ की जो विकर्ण होगी वो आयत की विकर्ण के बराबर होनी चाहिए, लेकिन बराबर होती नहीं। ये एक फलक के, किसके, घनाभ के एक फलक के क्या होगा, विकर्ण होगा। अगर घनाभ की विकर्ण आप निकालना जानते हो, एक कर्ण है, कर्ण का आप जानते हो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है इसके आधार के स्क्वायर के, इसके लंब के स्क्वायर के, यही तो बराबर होता है ना। तो बनेगा क्या हमारा कि जो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि B का स्क्वायर प्लस का L का स्क्वायर, यही होगा ना। अंडर रूट चढ़ेगा जब इसके ऊपर से वर्ग घटेगा तो बचेगा क्या हमारा, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही हमारी हो जाएगी घनाभ के फलक का क्या विकर्ण हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये जब घनाभ के फलक का विकर्ण, मतलब ये घनाभ के एक फलक का विकर्ण है। लेकिन जब इसकी बात करें कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो ऐसे कई आकृतियां आप जब बना देंगे तो इसके बाद हाइट भी हो जाएगी ना। बस इसी हाइट के वर्ग को अंडर रूट में शामिल कर देंगे इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। तो बचेगा क्या क्या, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या H स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए ये तो हो गया ना घनाभ के विकर्ण की लंबाई। ठीक, अब बात करते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। हम आयतन पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आयतन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, घनाभ है ना, तो घनाभ में आप कितनी चीजों को इसके अंदर रख सकते हो। जब इसके अंदर इसके बराबर आयतन रख देंगे, जो सामान रखेंगे उसी का आयतन हो जाएगा। तो जब आप सामान रखेंगे देखेंगे यहाँ से लेके इसका कुछ हाइट बनेगा ना कुछ हाइट बनेगा, जो हाइट बनेगा उसी के साथ जब आप इसका क्षेत्रफल निकाले थे तो होता था क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी में आप जब इसका हाइट भी सम्मिलित हो गया उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे h से, तो हमारा निकल के आएगा क्या, आयतन। किसका, घनाभ का आयतन। घनाभ तो हो गया। अब बात करते हैं क्या, घन की। घन क्या होती है, घन की डिफिनीशन पहले जान लेते हैं। ठीक, तो 6 वर्गाकार, कोई वर्गाकार प्लाट है, 6 वर्गाकार आकृति से घिरे बंद आकृति को क्या कहा हमने, ध्यान दीजिएगा, 6 वर्गाकार आकृतियों से घिरे बंद आकृति को क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। ठीक है, अब 6 वर्गाकार आकृति क्या है। ठीक, ये मान लीजिए वर्ग है, आप जानते हो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल बता दें तो इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। किसके, 6 फलकों के। आप लोग देख रहे हो ये घन है, क्या है, घन है, घर का डब्बा है ना। तो इसमें देख रहे 6 फलक होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ एक सामने पीछे,
4 में एक बगल एक इस बगल, है ना, 6 फलक होते हैं। इसमें 8 कोने भी होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 कोने ऊपर 4 नीचे, यानी कि 8 कोने होते हैं जो यहाँ आपको लिखा गया है ना। अब भुजा क्या होते हैं, आपको बताया गया कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ने का काम करता है, जैसे ये पार्ट इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को इस पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, भुजा हो गया। ठीक, अब ऐसे आपको कितनी भुजाएं हैं, 2 यहाँ है, 2 इस साइड, ठीक, 4, 2 यहाँ, 6 यहाँ 2, 8, ठीक। अब यहाँ एक 9, 10, एक 11, एक 12 भुजाएं होंगी जो आपको लिखा गया है। इसी को एक नामों से और जाना जाता है क्या, कि कोण। भुजा को एक नामों से और जाना जाता है क्या, कोण। अब देखिए बात करते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सभी फलकों को क्षेत्रफल अगर निकाल दें, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आपका एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ऐसे 6 वर्गाकार क्षेत्रफल को अगर हम निकाल के जोड़ दे तो हमारा क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो कि जो वर्ग होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो भुजा हमने मान रखा है a है, तो इसी का वर्ग हो जाएगा a का वर्ग, तो यही हमारा भुजा हो जाएगा। अब देखिएगा एक यहाँ वर्गाकार आकृति है, ये एक a है, ठीक, a का वर्ग यानी प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा क्या, a का स्क्वायर। ऐसे आपको देखेंगे तो पीछे भी एक आकृतियां होगी, तो जो है सेकंड वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी सभी भुजा बराबर है। जब सभी भुजा बराबर होगा, जब एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारा a स्क्वायर होगा तो सभी का वही a का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये इसका भी हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, 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 ठीक, सभी का a का स्क्वायर हो जाएंगे। अब हमें चाहिए किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सबका जोड़ दीजिए, तो सबका जब जोड़ेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकल के आएगा क्या, 6a स्क्वायर। ठीक, अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो जैसे देख लीजिए यही है डब्बा, इसके ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, इसके चारों तरफ जो पार्ट बच रहे हैं वही हमारा क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लेते हैं ना, ये घन है, घन आपका कमरा है मान लेते हैं ना, तो वो जो छत ऊपर ऊपर क्या होता है, छत होता है, नीचे आप पृष्ठीय मतलब भूमि को छोड़ दीजिए, उस घन के आकृति में से ऊपर और नीचे वाले भाग को छोड़ दीजिए, जो पार्ट आपको बचेगा, जैसे मान लेते हैं इसमें ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक, और इसके ऊपर वाला पार्ट, इसी पार्ट को छोड़ दीजिए, तो हमारा जो पार्ट बच रहे हैं ये 4 दिवाली का, वही हमारा क्या हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर और नीचे वाले पार्ट का क्षेत्रफल अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से निकाल दें तो ही हमारा जो निकल के आएगा क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो एक देख रहे हो नीचे वाले पार्ट का क्षेत्रफल a का स्क्वायर मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल, और ऊपर वाले भाग का a का वर्ग यानी a का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ेंगे ना हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम क्या 2a स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारा बचेगा क्या, 4a स्क्वायर बचेगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा क्या, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन की कुल लंबाई की बात करते हैं, इसमें कितनी लंबाई है आप पहले ही जान लिए कि भुजा हमारी होती है 12। ठीक, अब भुजा मान रखे हैं कि एक भुजा का मान a है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, इस भुजा में, तो वही हमारी हो जाएगी क्या, घन की कुल लंबाई। तो ये हो जाएगा 12a, इतना तो समझ में आया होगा ना। तो आगे देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, पहले घन के विकर्ण को हम बाद में करते हैं, पहले देख लेते हैं घन के फलक का विकर्ण क्या होता है ना। तो घन का फलक का विकर्ण, फलक का मतलब आप लोग जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक फलक है, मान लीजिए हमने काट के निकाल लिया एक वर्ग के शेप का। ठीक, अब इसकी हम जब बात करते हैं इसके विकर्ण की बात, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, अब देख रहे होंगे AC, क्योंकि आप जानते हो कि ये 90 अंश का कोण बना रहा है, यानी कि हो जाएगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ना, तभी तो ये पार्ट हम निकालेंगे, ए है ना। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसकी स्क्वायर, इसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब इसके AC का स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, AC चाहिए, तो AC बराबर हो जाएगा √2a, यही हो जाएगा क्या, AC हमारी है क्या, विकर्ण है, तो यही हो जाएगा घन के फलक का विकर्ण हो जाएगा √2a। ठीक, अब बात करते हैं घन की विकर्ण की,
ये तो हमारे घन के फलक का विकर्ण, एक फलक का, ऐसे 3 फलक होंगे। जब ऐसी आकृति आप रखते चले जाएंगे, एक हाइट बनेगी ना, जैसे घन आप में बनती थी, इसमें भी वैसे बनेगी। तो आप बनेगी, इसकी हाइट भी हमने मान रखा है ए ही है, तो जैसे इसमें ए का स्क्वायर करते थे, यही हाइट को भी इसमें सम्मिलित कर दीजिए, तो हमारा निकल के जो आएगा, क्या आएगा, वो आएगा घन का विकर्ण, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3A का स्क्वायर, यही होगा ना। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा क्या, √3A, यही हो जाएगा हमारा क्या, घन का विकर्ण, तो हो जाएगा √3A। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, A√3, ठीक। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, इसमें जैसे डब्बा है ना, तो इस डब्बे में कितना हम पदार्थ रख दें, जो पदार्थ रख देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा ना। तो जान रहे हो, एक A है, एक A है, एक A है, जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक भुजा A है, एक भुजा A, जब आप ऐसे आकृतियों को रखते चले जाएंगे ऊपर तक, तो इसका समान तो भर जाएगा ना। समान से जब भर जाएगा तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट बनेगी। हमने मान रखा है कि इसकी हाइट क्या है, A है, तो 3 भुजा आपके पास निकल के आ रहे होंगे। तो जैसे कि इसका तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, A गुणे में A बराबर हो जाएगा A का क्यूब, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा। अब बात करते हैं घन की एक कोर, घन की कोर क्या होती है, ध्यान रखना एक फैक्ट और, घन की कोर, क्योंकि आपको सवालों में कभी कभी दे रखा होता है आयतन और निकालना होता है हमें कोर, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो याद रखना उसी को सॉल्व करने के लिए क्या होता है। अब आयतन आपने मान लिया इतना A का क्यूब होता है, तो हमें भुजा चाहिए, भुजा मतलब कोर A। तो जब आप इसको यहाँ से रोकेंगे, इसको इस तरफ करेंगे, तो घन के ऊपर, घन का आयतन के ऊपर आपका आ जाएगा, यानी कि आयतन के ऊपर आपका आ जाएगा क्या, 1/3, यही क्या हो जाएगी, घन की कोर, ठीक। घन और घनाभ हो चुका है। अब बात करते हैं हमारा क्या, सिलेंडर, बेलन किसे कहते हैं। पहले बेलन की हम डिफिनीशन जान लेते हैं, ठीक। तो बेलन का डिफिनीशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा ना। ये आयताकार एक टुकड़ा है, ठीक, आपके पास। अब इसको जब आप फोल्ड करोगे, एक वक्र का शेप बन के आएगा, वक्र बनेगा। और यही शेप आप देख रहे होंगे बेलन के शेप का होगा, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी नहीं कह सकते बेलन बन गया। बेलन की एक ऊपरी भाग पे आप देखेंगे क्या बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका वृत्त, और एक ही नीचे भी बन रहा है क्या, वृत्त। जब ऐसा शेप निकल के चला आए तो हाइट भी हो, वही हमारा क्या होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें, ठीक, तो दूसरे शब्दों में बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ एक वृत्त है, ऐसे वृत्त के ऊपर अनेकों वृत्त आप रखते चले जाइए। आप जब रखते चले जाएंगे लास्ट तक, टॉप टू बॉटम तक जाएंगे आप, ठीक, तो आपका निकल के आएगा कुछ ना कुछ हाइट बनेगा इसका। जब यही हाइट बनेगा, इस अनेकों वृत्तों को जोड़ने के बाद यही हमारा क्या कहलाता है, बेलन कहलाता है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, देखिए हमारे पास एक क्या है, सेंटर है दानवीर का, ठीक। अब इसमें देखिए हम कहां कहां पेंट कर सकते हैं, बाहर आप बाहर देखेंगे तो यहाँ ऐसे पेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बाहर वक्र भाग पर, ठीक। तो यही हमारा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ध्यान रखना कि ऊपर और नीचे वाले भाग को छोड़ देंगे, अब बाकी जितना पार्ट आपका बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप जानते हो ये आपका क्या है, वृत्त है। अब वृत्त की जो परिधि होती है कितनी होती है, πr होती है, 2πr होती है। और जब इस अनेक ऐसे वृत्तों को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हाइट बनेगी। बस कुछ नहीं करना है, इसी हाइट से यहाँ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपका निकल के आएगा वही हमारा हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको ध्यान देना, समझ में आएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इस वक्र की पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, है ना। तो एक ऊपर भी आप देखिए, यहाँ एक नीचे, अगर इसको और इसको इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ सम्मिलित कर दे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये एक आसान भाषा में समझते हैं। देखिए अब हम इसको कहां कहां पेंट कर सकते हैं, एक ऊपर पेंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पेंट कर सकते हैं, यहाँ नीचे भी पेंट कर सकते हैं, है ना। ये बाहर भी पेंट कर सकते हैं, यानी कि यही संपूर्ण भाग पर हम जो पेंट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं, देखिएगा आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये यहाँ बाहर जो पेंट करेंगे आपका होता है 2πr होता है ना,
तो 2 पाई आर इसके साथ प्लस आप नीचे वाली तली में भी पेंट कर सकते हैं, ऊपर वाली तली में। और ऊपर वाली तली क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और नीचे वाली तली का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर को हम जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसमें जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, एच प्लस में आर। यही हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। ठीक, तो अब बात करते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन जानने के लिए हमें पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 1 को देख लीजिए इंट्रोडक्शन में। ठीक, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ भी आयतन क्या होता है। जैसे ये है ना बेलनाकार शेप का, इसमें कुछ ना कुछ भरा होगा, जिस इसके स्थान पे कुछ ना कुछ भरा होगा, चाहे लिक्विड हो कुछ भी हो, जो स्थान घेरा होगा अंदर वही हमारा क्या होता है, आयतन होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये शेप को तो ग्रहण करेगा ना, ये शेप को ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, कौन, आयतन, है ना। तो जब इसमें जल या कुछ डालेंगे तो उसके नीचे वाले तली को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसका हमें क्या पता करना होगा, पहले इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसके क्षेत्रफल के बराबर आप रखते चले जाएंगे तभी तो भरेगा आयतन। तो इसके क्षेत्रफल को लिख लीजिए पहले, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो जब ऐसे रखते चले जाएंगे कुछ ना कुछ इसका हाइट बनता चला जाएगा, यही हाइट पे ही डिपेंड रखता है। तो यही हाइट हमारा क्या कर देगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। अब बात करते हैं बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है। एक सिरा, बेलन के 2 सिरे होते हैं, कौन कौन, एक ऊपरी सिरा एक निचली सिरा। अगर एक सिरे की बात करता है तो हमारे एक सिरा क्या है, एक क्या है, वृत्त है ना। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक वृत्त है, अगर एक सिरा की बात करें तो एक हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बस बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर बात करें दोनों सिरों का तो आप संपूर्ण दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो घन घनाभ और बेलन हो चुका। अब एक 3D और आकृति की बात करते हैं, किसकी, शंकु की। अब पहले जान लेते हैं शंकु का डिफिनीशन क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसी के परितः आप ऐसे त्रिभुज ले लीजिए, इसी ये जो आपको लंब दिखाई दे रहा है इसी के परितः इसको घुमाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब इसी की परितः ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसी के परितः आप ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो जो आकृति निकल के आएगी आप देखेंगे नीचे, जब इसको घुमाएंगे तो एक वृत्त निकल के आएगा और ये 2 तिर्यक रेखाएं निकल के आएंगी। ठीक, मान लीजिए इसको जब ऐसे घुमा दिए, घुमाने के बाद आपका आया क्या, यही आएगा। ठीक, अब ये जो आपका नीचे क्या बन के आएगा, वृत्त आएगा। ठीक, और वृत्त इसकी आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस बनेगी, त्रिज्या बनेगी। और ये ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। और जो तिर्यक होती है इसे मान लेते हैं हम क्या है, यल है। यल क्या है, हमारी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक, अब बात करते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, अब जानते हो जब वृत्त सम्मिलित होता है तो हम जानते हैं पाई आर होता है, क्योंकि पाई होता है और रेडियस है तो आर होगा। ठीक, अब यही पाई आर, ध्यान दीजिएगा, यही पाई आर, पाई और आर जब इसमें तिर्यक रेखा है यल भी सम्मिलित हो जाएगा। और वक्र मतलब कि बाहर बाहर आप कितना पेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास शंकु है ना, तो आप इसके बाहर बाहर कहाँ पेंट कर सकते हो, ऐसे 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 यहाँ कर सकते हो, ऊपर तो कर नहीं सकते, नीचे नहीं कर सकते। यही बाहर बाहर जो पेंट करोगे वही आपका क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बाहर बाहर कब पेंट करोगे, जब ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ भी तो पेंट होगा, यहाँ भी तो पेंट होगा, ये हाइट नहीं होगा उसमें सम्मिलित। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप बाहर जब पेंट करोगे तो तिर्यक ऊंचाई लेगा ना कि हाइट अंदर का लेगा। तो यही आप यल सम्मिलित रहेगा। तो यल सम्मिलित आप कर दीजिए, पाई आर तो आपके पास पहले से होगा, यल को क्या कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए आपके पास शंकु है। अब ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सम्मिलित होगा ही होगा। संपूर्ण का मतलब पूरा भाग। अब पूरा भाग कहाँ होगा, आप देख रहे हो नीचे देख पा रहे हो ना, ये भी आपका सम्मिलित हो जाएगा। यही जो सम्मिलित हो जाएगा नीचे वाला पार्ट है क्या, वृत्त है ना। तो वृत्त और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप सम्मिलित कर लीजिए। और क्या, इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो भी आप सम्मिलित कर लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। अब जो इसमें कॉमन हो रहा हो उसको आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या होगा, आपका पाई और आर कॉमन होगा, बचेगा यल प्लस का क्या,
आर, जो यही होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं शंकु का आयतन क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इमेजिन फैक्ट है ना, कि शंकु का आयतन क्या होता है। जैसे आपके पास एक बेलन होगा, ठीक, अब बेलन में इसमें कुछ भरा होगा। अब कैसे भरा होगा, ये एक शंकु ले लेना, ठीक। अब इस शंकु की इसकी हाइट इस बेलन के समान होनी चाहिए, इसकी हाइट एकदम सेम होनी चाहिए इस बेलन के आकार की, ठीक। और इसकी जो रेडियस, ये वृत्त होगा, परिधि होगा वृत्त की, वो भी इस रेडियस के समान होगा, किसके, बेलन के। अब ऐसे जो शंकु होगा और बेलन होगा, इस शंकु को, ठीक, ऐसे आप इसमें आप डाल लीजिएगा रेत या बालू या मिट्टी कुछ भी डाल के, इसी बेलन में आप इसी के बराबर 3 पार्ट आप डालेंगे। जब इसमें भरा होगा जल या रेत या क्या बालू कुछ भी भर लेते हैं, इसको 3 पार्ट डालेंगे, तब ये हमारा जो बेलन आएगा संपूर्ण क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो याद रखना यही हो जाएगा, 3 शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। आप लोग बेलन का आयतन जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और 3 शंकु का आयतन, ठीक, बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच के। तो अब 3 यहाँ है, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा क्या हमारा, यहाँ आके भाग करेगा, हो जाएगा 3, यानी कि 1/3। तो यही हमारा हो जाता है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया ना। तो आगे देखते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ठीक। देखिएगा तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है, तिर्यक का ऊंचाई ये होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट आप बन रहा होगा क्या, समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए, ठीक, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ये आपका रेडियस है जो कि सीधी है ना, और सबसे बड़ी भुजा लंब होती है। अब हमें चाहिए क्या, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई है क्या, आप जानते हो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, एच है, एच का स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारा आर है, आर का स्क्वायर। अब आप जानते हो हमें तिर्यक यल की ऊंचाई नहीं, यल स्क्वायर की ऊंचाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि यल का मान चाहिए। तो यल बराबर हो जाएगा क्या, √ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यही जो आएगा हमारा क्या होगा, शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, जो इसको आप डिनोट करते हो किससे, यल से, बराबर हो जाएगा √ एच स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर। यही हमारा हो जाएगा शंकु का क्या, तिर्यक ऊंचाई। अब बात करते हैं गोला, स्फीयर, ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन पहले जान लेते हैं, ठीक। ये हमेशा गोला जो होता है 3D डायमेंशनल होता है, 3D आकृति की होती है। इसे हम ब्लैक बोर्ड पे दर्शा नहीं सकते हैं, लेकिन सपोज दैट मान लेते हैं एक समान, पहले इसकी डिफिनीशन क्या है देख लेते हैं, है ना। एक बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर अनेकों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाएं प्राप्त होती है, वही हमारी क्या होती है, स्फीयर होती है, गोला होती है। इसकी मान लेते हैं रेडियस आर है, क्या है, आर है। तो आप देख लीजिएगा ये 3D डायमेंशनल है, 3D आकृति है। बॉल आप कहीं तो देख रहे हो ना, बॉल है, इसे बॉल देख रहे हो, सॉलिड है, हमेशा के लिए ठोस होता है। लेकिन आप बात करते हैं वृत्त की, आप कुछ लोग ये नहीं जान पाते कि वृत्त और गोले में डिफरेंस क्या होता है, तो हम यही बताने वाले हैं कि गोले और वृत्त में डिफरेंस क्या है। आप देख रहे हो ये है क्या, हमारा वृत्त है। वृत्त हमेशा के लिए हॉलो होता है, हॉलो का मतलब खोखला होता है, लेकिन जो सॉलिड होता है वो ठोस होता है, वो हमारा क्या होता है, गोला होता है। गोला हमेशा के लिए एक तली होता है, क्यों, क्योंकि आप ऐसे रखेंगे तो एक ही तल, इसका एक ही तल इस पृष्ठ पर आकर्षित करेगा। लेकिन अभी बात करें कि ये बॉल तो हमारा 3D डायमेंशनल हमने बता दिया होता है, क्या आप लोग ये बता सकते हो क्या होता है, नहीं। तो देखिएगा ये हमारा जो होता है 2D डायमेंशनल होता है, क्योंकि हम इसको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर दर्शा सकते हैं, लेकिन गोले को क्या दर्शा सकते हैं, इसकी सभी पार्ट को देख सकते हैं, नहीं। इसलिए क्या है, 3D डायमेंशनल है। अब बात करते हैं कि गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले की हम जहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हमने बता चुका है क्या होता है, कि जहां हम इस गोले को पेंट कर सकते हैं, जहां हमें दिखाई देता है, वही हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना। तो गोले को हम कहां पूरे भाग को पेंट कर सकते हैं ना। तो पूरे भाग का मतलब हम जानते हैं कि क्या, 4 पाई और रेडियस आपका आर है, तो यानी कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो हो जाएगा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। आप ध्यान देना गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख रहे हो, जब ये गोला है, चारों तरीके से सॉलिड है, ठोस है, तो हम सभी जगह पर पेंट कर लेंगे, तो संपूर्ण भाग भी तो इसका पेंट कर देंगे। कहीं दिखाई दे रहा है जो आपका पेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही होगा जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर।
अब बात करते हैं अर्धगोला क्या होता है ना। अर्धगोले का मतलब होता है जब इस ठोस गोले को आधा भाग करते हैं, ठीक। जैसे आपकी ये पूरी बॉल है, पूरी बॉल को जब आधा कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, आधी बॉल हो जाएगी। यही आधी बॉल हमारा क्या होता है, अर्धगोला होता है, ठीक। अब अर्धगोले की बात करें तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बता रखा है, ध्यान दीजिएगा। वक्र का मतलब हम चारों तरफ जो पेंट कर सकते हैं, यही पेंट हमारा क्या हो जाएगा, वक्र भाग हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, बिल्कुल आसान है। जब आप याद कर लिए कि आप 4 पाई आर स्क्वायर, जब ये 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का क्षेत्रफल है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। 1/2 से क्यों, क्योंकि अर्धगोला है, पूरे गोले का भाग आधा भाग है, तो आपका निकल के आएगा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब याद रखना अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता था, लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका अलग आएगा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे ये अर्धगोला है, आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा ही रहेगा ना, इसके ऊपर भी आप पेंट कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ भी पेंट कर सकते हो, यहाँ भी पेंट कर सकते हो, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको रहेगा ही रहेगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। और इसके ऊपर क्या बनेगा, हमारा वृत्त बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर को सम्मिलित कर देंगे तो आपका निकल के आएगा, जो आएगा 2 और ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो याद रखना। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है, इस अर्धगोले में कितना आयतन, इसमें कितना जल डाल दें या कितना बालू डाल दें, वही उसका तो क्या होगा, आयतन होगा ना। तो आयतन में अब इसी गोले का आयतन हमारा क्या था, 4/3 था आर क्यूब। लेकिन अब बात करते हैं अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब आधा भाग, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। यही हो जाएगा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा ना। तब बात करना, ठीक, ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। तो अब बात करते हैं अगले पार्ट में कब, जब वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 13.1 स्टार्ट होगा, तब अगले पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। ओके।